फ्लूइड मैकेनिक्स में हम लोग कैपिलरीज के बारे में सीख रहे थे और पिछले क्लास में हम लोग कॉन्टैक्ट एंगल क्या होता है इसके बारे में पढ़े थे। तो हम लोग कहे थे कि मान लीजिए ये कोई ग्लास का कंटेनर है, इसमें लिक्विड भरा जाए तो लिक्विड अगर ऐसे शेप ले लेता है तो ये वाला चीज़ जो है टेंजेंट ड्रॉ किया जाए दोनों सरफेसेस पर, लिक्विड के सरफेस पे और सॉलिड के सरफेस पे, तो इनके बीच का जो एंगल होता है वही कॉन्टैक्ट एंगल कहलाता है। यहाँ तक बात हम लोग पिछले क्लास में किए थे। अब देखो होता ये है कि मान लीजिए कि ये जो कंटेनर है ना, ये इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन अगर कम होता तो यही डायग्राम कैसा दिखता। मान लीजिए कि इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन को हम कम करते हैं, मान लीजिए ये वॉल और पास होती इसके यहीं पर होती, ये वाली वॉल जो यहाँ बनाए यहाँ नहीं होती, यहाँ होती, इतना ही एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन होता। तो क्या होता, इधर से सरफेस ऐसे राइज कर जाता, ऐसा दिखता सरफेस, बीच में फ्लैट, ऐसे राइज ऐसे राइज। सोचो ये वॉल और पास होती, और पास और पास और पास करते जाए और मान लो यहां तक ले आए, यहां तक ले आए तो क्या होगा, इधर भी राइज करेगा और इधर भी लिक्विड राइज करेगा तो ये पूरा एक कर्वेचर बन जाएगा ऐसा, है ना। जब वॉल्स दूर दूर थी तो सरफेस इधर वाली वॉल पे ऐसा और फिर बीच में फ्लैट होता था और तब इधर ऐसे होता था, है ना। लेकिन अगर वॉल्स पास पास होंगी तो इधर भी राइज करे इधर भी राइज, तो ऐसा पूरा कर्वेचर हो जाएगा सरफेस का। तो हम लोग बात कर रहे थे कैपिलरीज की। कैपिलरी क्या होते हैं, तो बहुत ही थिन क्रॉस सेक्शन हो उसका, बहुत ही कम क्रॉस सेक्शन हो, ऐसा ट्यूब को कैपिलरी बुलाते हैं, है ना। ऐसा ट्यूब जिसका क्रॉस सेक्शन एरिया बहुत कम हो, ये बहुत कम होगा तो उस केस में, कैपिलरीज के केस में क्या होता है कि जब वाटर दोनों तरफ स्टिक करता है, ये तो दो दिख रहा है, होता तो चारों तरफ है ना, ट्यूब है ये, ऐसा है ना, एक ऐसा ट्यूब है, तो उस ट्यूब के अंदर वाटर है, तो जो ट्यूब के अंदर वाटर है वो ऐसे ऐसे सब तरफ ट्यूब के वॉल से स्टिक कर जाएगा, तो पूरा वाटर का ऐसा एक कर्वेचर बन जाएगा, है ना। तो ये जो शेप बन गया सरफेस का, है ना, इसको कहते हैं ये मेनिस्कस है, इसका नाम है, तो इसको मेनिस्कस बुलाते हैं। और ये स्फेरिकल शेप का होता है इसलिए इसको स्फेरिकल मेनिस्कस बुलाते हैं, है ना। तो ट्यूब है उसके अंदर जो वाटर है वो स्फेरिकल मेनिस्कस ऐसा बनाएगा कैपिलरी के अंदर। तो एक तो ये मेनिस्कस का शेप देखो कैसा होगा। देखो क्या करे, अगर मान लीजिए एक ट्यूब है जिसको वाटर में डिप करते हैं, ग्लास का कैपिलरी है, सॉरी ग्लास का कैपिलरी है और बाहर वाटर था, उसमें डिप कर दिए इस कैपिलरी को, तो सरफेस कैसा होगा, बाहर तो ऐसे से राइज किया, अंदर वाला ऐसे हो जाएगा, ये कॉनकेव कैविटी बन गया ना, कॉनकेव बुलाते हैं इसको। और यही ग्लास, इसी ग्लास के कैपिलरी को अगर मरकरी में डिप करेंगे, मान लो ये है मरकरी का सरफेस, तो ये तो बाहर तो खैर ऐसा हो ही गया, अंदर जो होगा वो ऐसा बनेगा ना, ऐसा, इसको बोलते हैं कॉन्वेक्स मेनिस्कस, ये उभरा हुआ है, ये कॉनकेव मेनिस्कस कहलाता है, ये कॉन्वेक्स मेनिस्कस कहलाता है। तो ग्लास, अगर ग्लास का कैपिलरी को वाटर में डिप करें तो कॉनकेव बना मेनिस्कस, और जब मरकरी में डिप किए तो कॉन्वेक्स बना। पॉइंट ये कि कब कॉनकेव मेनिस्कस होता है, कब कॉन्वेक्स, तो जब कभी भी फोर्स ऑफ कोहिजन से बड़ा हो जाएगा फोर्स ऑफ एडिशन, मतलब सॉलिड से स्टिक करना ज्यादा प्रेफर करे लिक्विड मॉलिक्यूल्स अपने कंपैरिजन में, तो वो ऐसा बनेगा सरफेस, तो बोलते हैं कि ये इस केस में कॉनकेव मेनिस्कस बनता है। और जब फोर्स ऑफ कोहिजन बड़ा हो जाए फोर्स ऑफ एडिशन से, तो उस केस में कॉन्वेक्स मेनिस्कस बनता है। एक बात। दूसरी बात देखिए, अब जब ये जो ऐसा मेनिस्कस बन गया तो हम लोग तो पढ़े थे कि सरफेस जो होता है, फ्री सरफेस ऑफ लिक्विड, वो एक इलास्टिक मेम्ब्रेन जैसा होता है। तो ये एक इलास्टिक मेम्ब्रेन है जो ऐसे खींच रहा है लिक्विड को, नीचे जो लिक्विड है उसको। ये देखो टेंजेंट की तरफ इलास्टिक वाला फोर्स होता है ना, ये ऐसे खींच रहा होगा, तो ये जो नीचे का लिक्विड है ये इसके अंदर चढ़ना शुरू करता है, राइज करता है। तो मान लो ये यहां तक आया, अच्छा कोई कहे कि पूरा चढ़ जाएगा क्या, तो वो देखो होता ये है, जैसे जैसे ये सरफेस टेंशन वाला इलास्टिक वाला फोर्स इस लिक्विड को ऊपर खींच रहा है,
और लिक्विड इसमें भरते जा रहा है, तो इस जो लिक्विड इतना आ गया इसके अंदर, ये वाला चीज, इसका वेट भी तो होगा जो उल्टा खींच रहा होगा। तो जहां जाके ऊपर खींचने वाला सरफेस टेंशन वाला फोर्स और नीचे की तरफ ये जो वेट वाला फोर्स है, जहां जाके बैलेंस हो जाएंगे तो वो इक्विलिब्रियम पोजीशन होगा, तो बोलेंगे कि उतना राइज कर गया। उस तरह से इसमें क्या होगा कि ये जो मेम्ब्रेन है कॉन्वेक्स, ये ऐसा मेम्ब्रेन है तो ऐसे खींच रहा है लिक्विड को, तो ये नीचे आ जाता है, नीचे दबा लेता है, और फिर इसका भी कहीं ना कहीं इक्विलिब्रियम आएगा, क्योंकि नीचे प्रेशर भी तो ज्यादा है लिक्विड का, तो इसका कहीं ना कहीं इक्विलिब्रियम पोजीशन आता है। पॉइंट ये है कि जब कभी फोर्स ऑफ कोहेजन छोटा होने लगता है फोर्स ऑफ एडिशन से, और कैपिलरी डिप करे, तो लिक्विड उस कैपिलरी में राइज कर जाता है, और अगर फोर्स ऑफ कोहेजन बड़ा हुआ तो लिक्विड उस कैपिलरी में फॉल कर जाता है, नीचे चला जाता है। ठीक है ना? कुछ बातें हम लोग लिखने जा रहे हैं, ये सब अभी हम लिखवाएंगे। ऐसा करिए, केसेस बना लेते हैं। केस 1 में लिखिए, केस 1 में लिखिए, इफ फोर्स ऑफ कोहेजन इज लेस देन फोर्स ऑफ एडिशन। इसका एक एग्जाम्पल लिखा जाएगा इसके नीचे। एग्जाम्पल लिखिए, वाटर इन ए ग्लास कैपिलरी, वाटर इन ए ग्लास कैपिलरी। ठीक है, एग्जाम्पल हो गया इसका। चलिए अब इसमें क्या क्या होगा पॉइंट्स। पहला, कॉन्टैक्ट एंगल विल बी एक्यूट, ऐसा होता था ना, ऐसा, तो ये टेंजेंट, ये एंगल, कॉन्टैक्ट एंगल एक्यूट। दूसरा पॉइंट, मेनिस्कस विल बी कॉन्केव, ऐसा। तीसरा पॉइंट, लिक्विड विल राइज इन द कैपिलरी ऑफ द सॉलिड, ये जो कैपिलरी है इसमें लिक्विड राइज करेगा। ये हो गया। और लास्ट एक और बात बताएं, देखो, मान लीजिए कि, अच्छा आप एक एग्जांपल से बताते हैं। जब हाथ में पानी लिया जाता है और गिरा दें तो हाथ गीला हो जाता है, लेकिन हाथ में अगर कोई मरकरी ले और गिरा दे तो हाथ गीला नहीं होता। तो होता क्या है, वाटर मॉलिक्यूल्स का अपने आपस में जो फोर्स ऑफ कोहेजन है, वो वाटर और हमारे हाथ के मॉलिक्यूल्स के बीच में फोर्स ऑफ जो एडिशन है उससे कमजोर होता है, मतलब Fa बड़ा है Fc से। तो जब हाथ में वाटर मॉलिक्यूल्स को रखते हैं तो जो वाटर मॉलिक्यूल्स की लेयर एक हाथ के कांटेक्ट में आएगी, वो मॉलिक्यूल्स तो हाथ के मॉलिक्यूल से चिपकना प्रेफर करेंगे, क्योंकि फोर्स ऑफ एडिशन बड़ा है फोर्स ऑफ कोहेजन से। फिर जब बाकी का वाटर गिराया जाता है तो वो जो मॉलिक्यूल्स आपके हाथ के मॉलिक्यूल्स के, वाटर मॉलिक्यूल्स जो आपके हाथ के मॉलिक्यूल्स के साथ स्टिक कर गए हैं, वो बाकी के वाटर के साथ स्टिक करके चले नहीं जाएंगे, क्योंकि फोर्स ऑफ एडिशन स्ट्रांग है, तो वो चिपके रह जाते हैं। तो आपके हाथ का, आपको बोलते हैं आप हाथ गीला हो गया, है ना। जबकि मरकरी मॉलिक्यूल्स का आपस में फोर्स ऑफ कोहेजन वो बहुत स्ट्रांग होता है, मरकरी और हाथ के फोर्स ऑफ एडिशन के कंपैरिजन में। तो जब मरकरी मॉलिक्यूल्स ऐसे आप हाथ में लेके जब गिराते हैं, तो जब बाकी का मरकरी जा रहा होता है, मरकरी मॉलिक्यूल्स, तो वो मॉलिक्यूल्स जो आपके हाथ के कांटेक्ट में भी थे ना, वो भी चाहेंगे कि बाकी का जो मरकरी उसके साथ स्टिक करके चले जाए, क्योंकि वो फोर्स ज्यादा स्ट्रांग है, आपके हाथ के साथ स्टिक नहीं करेगा, तो बोलेंगे हाथ गीला नहीं होगा, है ना। तो जैसे इस केस में हम लोग ले रहे हैं फोर्स ऑफ एडिशन बड़ा है फोर्स ऑफ कोहेजन से, वाटर मॉलिक्यूल्स का आपस में फोर्स, या जो भी लिक्विड है उस लिक्विड मॉलिक्यूल्स का आपस का फोर्स छोटा है लिक्विड और सॉलिड के आपस के फोर्स ऑफ एडिशन से। तो इस केस में ये लिक्विड कहते हैं कि इस सॉलिड को गीला कर पाएगा, क्योंकि फोर्स ऑफ एडिशन बड़ा है ना, तो इस लिक्विड से ये सॉलिड गीला हो जाएगा। इसको कहते हैं कि नेक्स्ट पॉइंट में लिख दीजिए, फोर्थ पॉइंट में, दिस लिक्विड विल वेट द सरफेस ऑफ सॉलिड। ये जो लिक्विड है सॉलिड के सरफेस को गीला कर पाएगा, वेट कर पाएगा। चलिए ठीक है, हो गया, 4 पॉइंट्स हो गए इस केस में। केस 2, इफ फोर्स ऑफ कोहेजन इज ग्रेटर देन फोर्स ऑफ एडिशन। इसका एग्जांपल लिखिए यहां पे,
लिखिए मरकरी इन ए ग्लास कैपिलरी, ग्लास का कैपिलरी है, उसमें मरकरी है। तो इसमें पॉइंट्स, पहला पॉइंट कांटेक्ट एंगल कैसा होगा, ये टेंजेंट और ये टेंजेंट के बीच का ये एंगल ऑब्ट्यूस होगा, लिखा जाए कांटेक्ट एंगल इज ऑब्ट्यूस, एक बात हो गई। दूसरा लिखिए मेनिस्कस विल बी कॉन्वेक्स, दो हो गया। तीसरा लिखिए लिक्विड विल फॉल इन द कैपिलरी, इस कैपिलरी में ये लिक्विड फॉल करेगा, नीचे जाएगा। और लास्ट में लिखिए दिस लिक्विड विल नॉट वेट द सरफेस ऑफ सॉलिड, है ना, उसको वेट नहीं करेगा। तो ये दो केसेस होते हैं। अच्छा, थियोरेटिकली एक और केस हम लोग बोलते हैं जब दोनों बराबर हो जाए Fa और Fc, जो कि प्रैक्टिकल नहीं है, ऐसा होता नहीं कभी, प्रैक्टिकली तो कभी नहीं मिलता है कि एक लिक्विड ऐसा है कि उसके इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एग्जैक्टली उतना ही है जितना उस मॉलिक्यूल और किसी सॉलिड के बीच का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। क्योंकि होता क्या है, मॉलिक्यूलर लेवल पे अगर फोर्सेस एक जैसे सब हो गए तो उन दोनों में डिफरेंस ही क्या रह जाएगा फिर, है ना। सारी जो प्रॉपर्टी होती है, बड़ी मैक्रो प्रॉपर्टीज, जो बड़ी प्रॉपर्टीज हम लोग देखते हैं कि वो सारी डेवलप कहाँ से होती हैं, मॉलिक्यूलर लेवल पे जो अट्रैक्शन फोर्सेज उन्हीं से तो डेवलप होती है। तो कोई कहे कि वो दोनों लिक्विड का आपस में अट्रैक्शन एग्जैक्टली उतना ही हो जाए जितना लिक्विड और सॉलिड का है, तो फिर अंतर ही क्या रह गया दोनों में, है ना। तो फिर वो अलग अलग क्यों बोलो, फिर एक ही चीज है, उसी का सॉलिड उसी का लिक्विड है, नहीं। एनीवे, होता नहीं है ऐसा। लेकिन अगर कोई कहे थ्योरेटिकली अगर मान ले कि कभी ऐसा मिले Fa = Fc, तो उसमें ये पॉइंट्स क्या क्या लिखेंगे हम, तो क्या लिखेंगे, देखो अगर Fa Fc बराबर हो जाए तो सबसे पहले कांटेक्ट एंगल कैसा होगा, तो कुछ नहीं, ये कैपिलरी ये हो गया ऐसा, तो यहाँ टेंजेंट और यहाँ टेंजेंट 90 डिग्री का एंगल, तो कांटेक्ट एंगल 90 डिग्री हो जाएगा। फिर फ्लैट सरफेस होगा, ना कॉन्वेक्स होगा ना कॉनकेव होगा। अच्छा, इसका एग्जाम्पल नहीं लिख रहे हैं ना इसका, क्योंकि इसका कोई प्रैक्टिकल एग्जाम्पल है ही नहीं, ये थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट है। तो फ्लैट हो जाएगा सरफेस, दो हो गया। तीसरा पॉइंट में राइज करेगा कि फॉल, तो ना राइज करेगा ना फॉल करेगा। अगर ऐसे होता तो इलास्टिक ऐसे खींच रहा होता, अगर ऐसे सरफेस होता तो इलास्टिक ऐसे खींच रहा होता। फ्लैट है तो ऐसे खींच रहा है, ना ऊपर जाएगा ना नीचे जाएगा। और लास्ट फोर्थ का तो कोई मतलब ही नहीं, वेट करने का कोई मतलब ही नहीं। वेट करने का सेंस ये होता है ना कि ये लिक्विड क्या प्रीफर करेगा, इस सॉलिड से स्टिक करना प्रीफर करेगा या आपस में स्टिक करना प्रीफर करेगा। अगर Fa Fc दोनों बराबर हो गए तो कोई प्रेफरेंस ही नहीं है, है ना। कोई कहे किससे स्टिक करना प्रीफर करेगा, किसी से नहीं, कोई प्रेफरेंस नहीं है, किसी से भी स्टिक कर सकता है। कोई कहे कि सॉलिड के साथ भी स्टिक कर सकता है, नहीं भी कर सकता है, वेट भी कर सकता है, नहीं भी वेट कर सकता है, तो इसका कोई सेंस नहीं। तो फोर्थ वाला पॉइंट का कोई मतलब नहीं, तो नहीं लिखा जाए, 3 ही पॉइंट लिखा जाएगा। चलिए, अच्छा, तो ये तो बात हो गई कि कैपिलरी के अंदर लिक्विड का मेनिस्कस कैसा होता है, ऐसा या ऐसा, और राइज करता है या फॉल करता है तो कितना राइज करेगा, वो सब अब पता करने जा रहे हैं, है ना। तो पहले एक चीज हम लोग डिस्कस करेंगे कि कैपिलरी जो ट्यूब है उसका रेडियस वर्सेस मेनिस्कस का रेडियस, इनमें क्या रिलेशन होता है, ये पता करने जा रहे हैं। एक हेडिंग डाल दीजिए, रिलेशन बिटवीन रेडियस ऑफ कैपिलरी एंड रेडियस ऑफ मेनिस्कस। रेडियस ऑफ कैपिलरी एंड रेडियस ऑफ मेनिस्कस। तो देखिए, ये कैपिलरी है, थिन ट्यूब, इसके अंदर ये मेनिस्कस है, दोनों के रेडियस में रिलेशन लिखना है। तो थोड़ा हम डायग्राम इसको बड़ा करके दिखा रहे हैं, है ना, ऐसा बना रहे हैं। और पहले ऐसा इसलिए बना दिए याद दिलाने के लिए कि ऐसा नहीं होता है, इतना बड़ा ट्यूब नहीं होता है, वो डायग्राम ऐसा बना रहे हैं ताकि हम डेरिवेशंस अपना लिख सके। होता तो एकदम थिन ट्यूब है ना। एनीवे, इस पे वापस आ, देखो मान लो ये है मेनिस्कस, है ना, तो इसका कुछ रेडियस ऑफ कर्वेचर होगा। हम चाहे तो इसका सर्कल कंप्लीट करें, अगर ये स्फेरिकल होता है ना तो स्फेयर कंप्लीट करें, ऐसा कुछ बनेगा, है ना। तो इस स्फेयर का कुछ रेडियस होगा ना, रेडियस ऑफ मेनिस्कस कहलाएगा वो। और इस कैपिलरी का जो रेडियस होगा, जैसे ये अगर इसका सेंटर है तो ये रेडियस स्मॉल r से डिनोट कर रहे हैं, इसमें और इसमें रिलेशन लिखने जा रहे हैं। तो देखो कैसे लिख रहे हैं, इसका सेंटर स्फेयर का यहां हो गया कहीं, स्फेयर का सेंटर इसका,
यहां पर कांटेक्ट पॉइंट पे टेंजेंट ड्रॉ कर दिए स्फीयर पर, या ऐसे बोले सरफेस ऑफ मेनिस्कस पर टेंजेंट है ये, और ये कैपिलरी के बॉल पे टेंजेंट हो गया, ये हो गया कांटेक्ट एंगल, थीटा लिख दे रहे हैं। अच्छा, कांटेक्ट एंगल किसी लिक्विड प्लस किसी सॉलिड, ये जो पेयर ऑफ लिक्विड एंड सॉलिड है इसका प्रॉपर्टी होता है ना, पिछले क्लास में बात हो रही थी ना कि कांटेक्ट एंगल इसका प्रॉपर्टी है। अब जैसे ये पता है अगर आपकी कौन सा सॉलिड का ये कैपिलरी है और इसके अंदर कौन सा लिक्विड है, तो आपको टेबल देख के बता सकते हैं कि कांटेक्ट एंगल कितना होना चाहिए, वो फिक्स होता है वो। चलिए, अच्छा, तो ये हो गया, टेंजेंट ड्रॉ कर दिए। यहां से सेंटर से अगर इसको ज्वाइन करें तो नॉर्मल हो जाएगा, ये स्फीयर के सरफेस पे जो नॉर्मल होता है सेंटर से पास करता है, ये टेंजेंट है, ये नॉर्मल है। और एक यहां से सीधा ऐसे ले आ रहे हैं एक्सिस के अलोंग, और एक राइट एंगल ट्रायंगल बना लिए। इसमें ये चीज जो है ये कैपिटल आर है, रेडियस, और ये वाला चीज स्मॉल आर है, ये बेस। ये एंगल थीटा है, ये एंगल 90 माइनस थीटा, तो ये थीटा हो जाएगा, ये दोनों बराबर होंगे ना, ये थीटा हो जाएगा। तो कॉस ऑफ थीटा विल बी बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, मतलब स्मॉल आर बाई कैपिटल आर। ये स्मॉल आर और कैपिटल आर में रिलेशन हो गया, थीटा तो जितना है वो फिक्स है, तो स्मॉल आर और कैपिटल आर में ये रिलेशन होता है ना। लिख दीजिए डायग्राम बना के, ये चीज इसका डेरिवेशन लिख दीजिए। चलिए आगे, अब हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं कि लिक्विड कैपिलरी के अंदर कितना राइज करेगा, राइज ऑफ लिक्विड कितना होगा। हेडिंग डालिए इसके बाद, राइज ऑफ लिक्विड इन ए कैपिलरी। राइज का जो फॉर्मूला होगा फॉल का भी वैसा ही फॉर्मूला आ जाएगा, है ना, उन्हीं टर्म्स में, और सेम फॉर्मूला आता है। चलिए पहले राइज का फॉर्मूला हम लोग पता करते हैं। देखिए ये कोई कैपिलरी है और उसको लिक्विड में बाहर से डिप कर दिए और इसके अंदर लिक्विड इतना राइज कर गया लेटस से, तो ये कितना राइज किया ये पता करना है हमें, हाइट h पता करना है। दो रास्ते हैं पता करने के, एक होता है फोर्स वाला रास्ता, एक होता है प्रेशर वाला रास्ता। और इनफैक्ट सरफेस टेंशन के मैक्सिमम क्वेश्चन में यही करना होता है, एक दो ही रास्ते होते हैं, यही दोनों रास्ते होते हैं, फोर्स वाला और प्रेशर वाला। तो दोनों रास्ते से हम सॉल्व इसलिए करने जा रहे हैं कि आपको दोनों तरीका पता रहे, जिस क्वेश्चन में आपको जो तरीका आसान लगे वैसे आप कर लेंगे, है ना। चलिए पता करने जा रहे हैं, पहले फोर्स वाले तरीके से पता करते हैं। तो फोर्स वाला तरीका देखो क्या है, ये जो इलास्टिक मेम्ब्रेन है, ये इलास्टिक ऐसे खींच रहा होगा लिक्विड को, मेम्ब्रेन जो इलास्टिक वाला ऐसे खींचेगा, तो इतना लिक्विड को उठा लिया, तो फोर्सेस बैलेंस किए जाए। अच्छा, इस डायग्राम में दिख रहा है कि ये दो पॉइंट्स हैं जहां से ये फोर्सेस हम बना रहे हैं, ऐसे दो पॉइंट्स, लेकिन दो ही पॉइंट्स थोड़ी होंगे, है ना, ये तो पूरा इनफाइनाइट पॉइंट्स होंगे ना। देखो कैसा, ये ट्यूब है ना, ये ट्यूब हो गया, ये ट्यूब है और इसके अंदर लिक्विड है ऐसा, तो वो लिक्विड ऐसे स्टिक किया हुआ है इनर वॉल ऑफ द ट्यूब के साथ, है ना, ऐसे। तो ये पूरा इतना लेंथ पर ये कॉर्नर होगा ना, इतना लेंथ पर सरफेस टेंशन वाला इलास्टिक वाला फोर्स ऐसे लग रहा होगा पूरा। ये जो 2 पाई आर है, 2 पाई स्मॉल आर होगा ना, ये अगर स्मॉल आर रेडियस का ट्यूब है तो 2 पाई स्मॉल आर लेंथ पर इलास्टिक वाला फोर्स ऐसे लग रहा होगा। तो देखो ये जो ऐसे फोर्स लग रहा होगा। अच्छा, इन सबका ऊपर कंपोनेंट भी तोड़ना है, तो अगर ये कॉन्टैक्ट एंगल थीटा है तो ये भी थीटा होगा, वर्टिकली ऑपोजिट। तो ये हो जाएगा ऐसा, ऊपर की तरफ फोर्स कितना आएगा, तो फोर्स होता है सरफेस टेंशन इंटू जितने लेंथ पर फोर्स लग रहा है ना, तो 2 पाई आर लेंथ पे लगा, एस इंटू 2 पाई आर हुआ, और ऊपर की तरफ कंपोनेंट भी तोड़ने के बाद एस इंटू 2 पाई आर कॉस थीटा। तो ऊपर की तरफ सरफेस टेंशन का फोर्स हो गया एस इंटू 2 पाई आर कॉस थीटा इज इक्वल टू नीचे की तरफ इतने का वेट, तो वॉल्यूम इंटू डेंसिटी, मास हो गया इंटू जी कर देंगे, mg हो जाएगा। तो ये हो गया पाई आर स्क्वायर एच, वॉल्यूम पाई आर स्क्वायर एच इंटू डेंसिटी इंटू जी, है ना। तो यहां से h आ जाएगा 2s cos थीटा अपॉन रो जी आर, h इज इक्वल टू इतना, ठीक है। तो ये फॉर्मूला हो गया।
जो लिक्विड है उसका सरफेस टेंशन का वैल्यू पुट करेंगे, कॉन्टैक्ट एंगल वाला थीटा ये पुट करेंगे, रो जी आर रेडियस ऑफ कैपिलरी है पुट करेंगे, आंसर आ जाएगा। इतना हाइट राइज करेगा। फॉल के लिए भी यही फॉर्मूला। हमने कहा कि दो रास्ते से ये पता करते हैं, एक होता है फोर्स वाला तरीका जैसे अभी किए, एक प्रेशर वाला रास्ता होता है। वो कैसा है देखते हैं। ये कैपिलरी है, इसको डिप किए हैं, इसमें लिक्विड राइज किया, ये एच पता करना है कितना है। ठीक है, अब देखो यहां पर प्रेशर है पी नॉट, एटमॉस्फेरिक प्रेशर, यहां पर भी प्रेशर है पी नॉट। अच्छा, लिक्विड रेस्ट पे है तो यहां जितना प्रेशर है यहां उतना ही प्रेशर होना चाहिए, सेम लेवल पे। तो यहां पर प्रेशर पी नॉट है तो यहां पर भी प्रेशर पी नॉट हो गया इस पॉइंट पर, और यहां पर भी पी नॉट है। तो होता क्या है कि यहां पी नॉट है तो इसके जैसे जस्ट अंदर आते हैं, तो हम लोग शुरू में बात किए थे कि एक स्फेरिकल फ्री सरफेस ऑफ लिक्विड के अक्रॉस जाने पर प्रेशर में चेंज होता है 2s/r। तो यहां से यहां आने में प्रेशर में चेंज होगा 2s/r, और जो नीचे ये वाला जो पॉइंट है यहां का प्रेशर होगा P नॉट माइनस 2s/r, यहां का प्रेशर। क्यों? क्योंकि सोचो कि बलून वाला एग्जांपल से अगर सोचें तो प्रेशर ज्यादा किधर होता है, कर्वेचर के इनसाइड, कर्वेचर के आउटसाइड प्रेशर कम होता है। वैसे ये कर्वेचर देखो ऐसा है, तो कर्वेचर का इनसाइड इधर है, इधर प्रेशर ज्यादा होगा, और कर्वेचर का आउटसाइड इधर है, सेंटर ऑफ कर्वेचर इधर होगा ना ये, तो सेंटर अंदर वाले साइड में प्रेशर ज्यादा, बाहर वाले साइड में कम। मतलब यहां वाले पॉइंट पर जो प्रेशर है वो होगा P नॉट माइनस 2s/r, और फिर यहां का प्रेशर है P नॉट माइनस 2s/r, तो प्लस ρgh करके यहां का प्रेशर P नॉट लिख दिया जाए। यहां से नीचे आ जाते हैं, प्लस ρgh कर लेते हैं, तो P नॉट माइनस 2s/r प्लस ρgh इज इक्वल टू P नॉट। यहां से P नॉट हटा देंगे तो h इज इक्वल टू 2s/ρgr आ जाएगा। अच्छा, दोनों सेम आंसर है ना, ये और ये सेम है। देखो यहाँ कैपिटल R है, रेडियस ऑफ मेनिस्कस, तो ये स्मॉल r है, रेडियस ऑफ कैपिलरी। cos थीटा होता है स्मॉल r बाय कैपिटल R, तो स्मॉल r बाय कैपिटल R लिखिए, स्मॉल r कैंसिल, यही चीज आ जाएगा, है ना। चलिए, अच्छा, तो ये दो रास्ते हो गए। अल्टरनेटिव मेथड लिख के इसको ऐसे लिख दीजिएगा, ये है फोर्स वाला रास्ता, ये प्रेशर वाला रास्ता, है ना। तो हमने पता किया कि लिक्विड कितना राइज करता है एक कैपिलरी में। चलिए, अच्छा, अब कोई कहे कि ये बताओ कि दो कैपिलरीज हैं, सेम, दोनों सेम मटेरियल के बने हुए हैं, ग्लास के ही दो कैपिलरीज हैं, और दोनों को सेम लिक्विड में डिप किया, जैसे कि वाटर में ही दोनों को डिप किया। ठीक है, तो दोनों में रेडियस ऑफ कैपिलरी लेकिन अलग अलग अगर हो R1 R2, तो हाइट कितना कितना दोनों में राइज होगा लिक्विड का। तो देखो कैसे सोचते हैं। मान लीजिए दो कैपिलरीज हैं, एक हेडिंग डाल दीजिए, लिखा जाए कंपैरिजन ऑफ मेनिस्कस इन टू कैपिलरीज ऑफ डिफरेंट रेडियाई। मान लीजिए दो कैपिलरीज हैं, इनका रेडियस अलग अलग है, सेम लिक्विड में उनको डिप किए। अच्छा, कैपिलरी का मटेरियल भी सेम है ना, ताकि सरफेस टेंशन वही रहे और लिक्विड भी वही, सॉलिड भी रहे, तो कॉन्टैक्ट एंगल सेम रहेगा। तो होता क्या है कि इसमें जितना हाइट तक लिक्विड राइज करेगा ना, इसमें कम हाइट तक लिक्विड राइज करेगा, क्योंकि ये वॉल्यूम ज्यादा है, नहीं ये क्रॉस सेक्शन ज्यादा है, तो वेट को बैलेंस करना है ना, ये ज्यादा वेट ऑफ लिक्विड हो जाएगा, तो कम ही राइज करता है। चलिए देखते हैं, मान लो इसका रेडियस है R1 और इसका रेडियस है R2, कैपिलरी का रेडियस। कॉन्टैक्ट एंगल दोनों में सेम रहेगा, क्योंकि वो इस लिक्विड और इस सॉलिड का प्रॉपर्टी है, तो दोनों सेम लिक्विड है, सेम सॉलिड, इसलिए कॉन्टैक्ट एंगल सेम है। चलिए हम लिखते हैं, मान लो यहां पे लिखेंगे तो P नॉट माइनस, ये रेडियस ऑफ मेनिस्कस मान ले रहे हैं, यहां कैपिटल R1 है, यहां पर कैपिटल R2 है ना। तो लिखेंगे P नॉट माइनस 2s/r1 प्लस ρgh1 इज इक्वल टू
पी नॉट, यहाँ का और यहाँ का बराबर। तो इक्वेशन क्या बनी, पी नॉट माइनस 2s/r1 प्लस रो जी h1 इज इक्वल टू पी नॉट। मतलब कि h1 इज इक्वल टू आ गया 2s/रो जी r1, यहाँ पर इस केस में h1 आया 2s/रो जी r1। इस तरह से यहाँ सॉल्व कर सकते हैं, पी नॉट माइनस 2s/r2 प्लस रो जी h2 इज इक्वल टू पी नॉट। तो यहां से आएगा h2 इज इक्वल टू 2s/रो जी r2। मतलब अगर यहां प्रोडक्ट करें h1r1 तो आएगा 2s/रो जी, और h2r2 विल ऑल्सो बी 2s/रो जी। तो मतलब इस केस में ये रिलेशन मिला, h1r1 इज इक्वल टू h2r2, है ना। अच्छा, cos थीटा दोनों में सेम है, अगर cos थीटा दोनों में सेम है, इसका मतलब r1/r1 इज इक्वल टू r2/r2, ये रिलेशन भी है ना। जैसे कि अब यहां पे रिलेशन क्या, r1/r2 इज कैपिटल R1 में कैपिटल R2। इसका मतलब कि अगर इस कैपिलरी का रेडियस इसका डबल है तो मेनिस्कस का रेडियस भी इसका डबल हो जाएगा, सही बात है ना। और दूसरा रिलेशन ये है, तो इन दोनों को देख के हम ये भी कह सकते हैं, इसका मतलब हुआ कि h1 इंटू स्मॉल r1 इज इक्वल टू h2 इंटू स्मॉल r2। नहीं, जैसे कि हम लिख सकते हैं कैपिटल R1 को लिख सकते हैं कि स्मॉल r1 बाई कॉस थीटा, इसको लिख सकते हैं ना, और इसको लिख सकते हैं स्मॉल r2 बाई कॉस थीटा। कॉस थीटा कटा के ये मिल जाएगा, ये रिलेशन भी लिख सकते हैं। अब जैसे कोई कहे कि रेडियस ऑफ कैपिलरी अगर डबल कर दें तो हाइट ऑफ लिक्विड कितने टाइम्स हो जाएगा, हाफ हो जाएगा। नहीं, रेडियस ऑफ कैपिलरी को अगर डबल कर दें तो प्रोडक्ट उतना ही होने के लिए हाइट को आधा होना पड़ेगा, है ना। तो ये डबल है तो ये हाइट h2 h1 का आधा हो जाएगा अगर डबल करते हैं। तो ये कंपैरिजन हो गया दोनों का, अलग अलग रेडियस के अगर कैपिलरीज हैं तो उनमें लिक्विड कितना कितना राइज करेगा और रेडियस ऑफ मेनिस्कस कितना टाइम्स हो जाएगा। चलिए और एक डिस्कशन करना है हमको। देखो, होता यह है कि कोई कहे कि अगर ग्रेविटी फ्री जगह हो और वहां पर कैपिलरी डिप किया जाए लिक्विड में, है ना, तो मान लीजिए कॉनकेव मेनिस्कस बनता है, जैसे वाटर में ग्लास कैपिलरी डिप किए, लेकिन ग्रेविटी फ्री जगह पे, तो लिक्विड कितना राइज करेगा। तो पॉइंट ये है कि देखो, सरफेस टेंशन का फोर्स तो ऐसे खींच रहा है ऊपर, ये वेट वाला चक्कर खत्म हो गया, ग्रेविटी फ्री है तो वापस खींचने वाला कोई नहीं है, तो ये खींचते 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 पूरा ऊपर तक ले आएगा, पूरा ऊपर तक ले आएगा, लेकिन बाहर निकलेगा कि नहीं लिक्विड वहां से। तो यहां तक तो ले आया ऐसे खींचते खींचते, अब धीरे धीरे अब ये भरना शुरू होगा, तो सरफेस धीरे धीरे अब ऐसा होगा, भरेगा धीरे धीरे। पहले सरफेस ऐसा था तो टेंजेंट ऐसा था, लेकिन जब सरफेस धीरे धीरे फ्लैट होता जाएगा तो टेंजेंट देखो ऐसा होता जाएगा। कहने का मतलब जो ऊपर खींचने वाला फोर्स है उसका वर्टिकल कंपोनेंट कम होते जाएगा। पहले सरफेस एकदम ऐसा था तो फोर्स ऐसे लग रहा था, खींच रहा था, लेकिन जब सरफेस धीरे धीरे भर रहा है, फ्लैट हो रहा है, तो फोर्स ऐसे होते जा रहा है, अपवर्ड डायरेक्शन वाला फोर्स कम होते जा रहा है। धीरे धीरे कुछ देर बाद ऐसा होगा कि सरफेस भर चुका होगा ऐसे, तो टेंजेंट ऐसा हो जाएगा, फोर्स ऐसे लग रहा होगा बाहर, तो लिक्विड और राइज करना बंद कर देगा। पॉइंट यह है कि इस केस में लिक्विड भर तो जाएगा पूरे कैपिलरी में, क्योंकि वापस खींचने वाला ग्रेविटेशनल फोर्स नहीं है, लेकिन बाहर नहीं निकलेगा कैपिलरी से, क्योंकि एक बार यहां तक फ्लैट हो गया तो फिर अब इक्विलिब्रियम आ गया ना, ये फोर्सेस ही जीरो हो गए आपस में, ऊपर खींचने वाला कंपोनेंट ही जीरो हो गया, तो और ऊपर नहीं जाएगा, तो भर जाता है लेकिन गिरता नहीं है। चले अब वापस आते हैं, मान लो ऐसा कभी करे, दो कैपिलरीज है, लेकिन एक उनमें से एक कैपिलरी का हाइट ही बहुत कम था, पूरा लेंथ ऑफ कैपिलरी ही बहुत कम था। जैसे हम देखो क्या कह रहे हैं, मान लीजिए कि ग्लास का कैपिलरी वाटर में डिप किए, वाटर राइज कर रहा है उसके अंदर, लेटस से 10 सेंटीमीटर तक वाटर राइज करता है। हम क्या करें, एक और दूसरा कैपिलरी लाएं, सेम रेडियस का कैपिलरी, उसी वही मटेरियल सेम, रेडियस सेम, एग्जैक्टली इसी के जैसा एक और कैपिलरी ले आए, उसको भी सेम वाटर में डिप करें, लेकिन उसका जो पूरा लेंथ ही है वाटर के ऊपर, कैपिलरी का लेंथ, वो ही मान लीजिए 5 सेंटीमीटर हो, तो क्या होगा, लिक्विड कितना राइज करेगा और क्या होगा उस केस में,
मेनिस्कस कैसा हो जाएगा, थोड़ा सा ये सब बात करते हैं। देखिए हम कह रहे हैं कि एक कैपिलरी जब वाटर में डिप किए तो लिक्विड मान लीजिए यहां तक राइज किया। अब सेम कैपिलरी लेकिन ऐसा हो, अगर हाइट उसका उतना भी ना हो जहां तक वाटर राइज करने वाला था, तो क्या वाटर यहां तक आएगा क्या? नहीं, इसमें वाटर यहीं तक आता है, भर जाता है ये पूरा, लेकिन गिरेगा नहीं। वही वाली बात, गिरेगा कैसे, है ना? बहुत होगा तो फ्लैट तक जाता था सरफेस, है ना, अपवर्ड फोर्स 0 हो जाए, लेकिन वहां तक भी नहीं जाएगा ये तो, क्योंकि इसमें कुछ तो लिक्विड नीचे से खींच रहा है ना, वेट। ग्रेविटी फ्री तो नहीं है ना, उस अभी जो डिस्कशन कर रहे थे उसमें ग्रेविटी फ्री बोल रहे थे, यहां तो नहीं है ग्रेविटी फ्री। ये तो फ्लैट भी नहीं होगा सरफेस पूरा, यहां ऐसे भी नहीं आएगा, फ्लैट भी नहीं आएगा, क्योंकि इसको तो संभालना है ना इतने लिक्विड को। हाँ, इसके कंपैरिजन में थोड़ा फ्लैट होगा, पूरा फ्लैट ऐसे नहीं होगा, स्ट्रेट नहीं होगा, ये कर्वेचर अभी रहेगा, लेकिन इसके कंपैरिजन में थोड़ा फ्लैट है ना। ये ऐसा था तो ये थोड़ा ऐसा, क्योंकि इसको कम हाइट ऑफ लिक्विड संभालना है ना। चलिए अच्छा, तो देखते हैं, एक इसको भी केस बना लिया जाए, लिखा जाए कैपिलरीज ऑफ सेम रेडियाई बट वन ऑफ देम ऑफ इनसफिशिएंट हाइट। दोनों कैपिलरीज का रेडियस सेम है, लेकिन उनमें से एक कैपिलरी का हाइट इनसफिशिएंट है, तो क्या होगा देखते हैं। मान लो इसमें रेडियस ऑफ मेनिस्कस R1 है, इसमें R2 है, R तो सेम है दोनों में, रेडियस ऑफ कैपिलरी। ये हाइट ये इसमें H1 तक राइज किया था, इसमें ये पूरा यहां तक राइज करेगा, इसका हाइट मान लेते हैं H2 है ना। तो अच्छा ये बताओ, cos थीटा होता है स्मॉल r बाई कैपिटल R। हम कह रहे हैं कैपिटल R अलग अलग है दोनों में, स्मॉल r सेम है, तो मतलब cos थीटा अलग अलग होगा। यहां टेंजेंट ड्रॉ करें तो एंगल cos थीटा अलग अलग होगा, मतलब थीटा अलग अलग होगा। तो कोई कहे कि इसका क्या मतलब, इसका ये मतलब होगा कि कॉन्टैक्ट एंगल बदल जाएगा क्या, यहाँ कॉन्टैक्ट एंगल कुछ और है, यहाँ कुछ और हो जाएगा क्या? तो नहीं, होता क्या है, कॉन्टैक्ट एंगल तो इस लिक्विड और इस सॉलिड का प्रॉपर्टी होता है, कॉन्टैक्ट एंगल नहीं बदलता है। ये जो एंगल दिख रहा है यहां पर, इस केस में, इस वाले केस में लिक्विड पूरा यहां तक भर गया है, इस केस में ये जो एंगल दिख रहा है ये इस वाले एंगल से अलग जरूर है, लेकिन ये नहीं कहेंगे कॉन्टैक्ट एंगल अलग होगा, क्योंकि ये कॉन्टैक्ट एंगल है ही नहीं, ये जो एंगल बना है। कॉन्टैक्ट एंगल फिर से सोचें तो क्या होता है, दोनों सरफेसेस पर टेंजेंट ड्रॉ करना होता है, लिक्विड के सरफेस पे और सॉलिड के सरफेस पे। अब ये जो सॉलिड है ग्लास, इसका यहां पर किनारा है, एज है, और एज पर टेंजेंट तो डिफाइंड ही नहीं है। क्या टेंजेंट बना सकते हैं एज पर? क्या इनफाइनाइट टेंजेंट बन जाएंगे? ये सारे टेंजेंट्स हो जाएंगे एज पर? नहीं, तो एज पर तो टेंजेंट ही डिफाइंड नहीं है, और टेंजेंट्स के बीच का एंगल होता है कॉन्टैक्ट एंगल। कहने का मतलब किनारे, एज पर तो कॉन्टैक्ट एंगल डिफाइंड ही नहीं है। तो ये नहीं कहते कि कॉन्टैक्ट एंगल देखो यहाँ पे चेंज हो गया, इससे अलग हो गया, नहीं, ये कॉन्टैक्ट एंगल है ही नहीं। उसको पूरा ट्यूब बड़ा तो ले तब ना कॉन्टैक्ट एंगल होगा, एज पर तो कॉन्टैक्ट एंगल डिफाइंड ही नहीं होता है। हाँ, ये जरूर है, एंगल कुछ और हो गया, चलो कॉन्टैक्ट एंगल अलग नहीं हुआ, ये एक कोई एंगल है जिसको कॉन्टैक्ट एंगल नहीं कहते हैं। चलो आगे बोले, ये हो गया H1 H2 R1 R2। अब देखो होता क्या है कि पहले H1 H2 पता कर लेते हैं, नहीं R1 R2 के टर्म्स में, या H1 H2 तो गिवन है। देखो क्या कर रहे हैं, यहां P0 है, यहां कितना हुआ P0 माइनस 2s बाई R1 प्लस रो जी H1 इज इक्वल टू P0। यहां से H1 कितना आया 2s अपॉन रो जी R1, है ना। यहां पर कितना आया H2 इज इक्वल टू 2s अपॉन रो जी R2 आएगा, P0 माइनस 2s बाई R2 प्लस रो जी H2 इज इक्वल टू P0, तो यही आएगा। मतलब इन दोनों बातों से क्या पता चला, R1 H1 इज इक्वल टू H2 R2, ये रिलेशन हो जाएगा। कहने का मतलब अगर हम जितना हाइट तक राइज करता था लिक्विड, उसके आधे हाइट का ही कैपिलरी ले,
तो रेडियस ऑफ मेनिस्कस डबल हो जाएगा। हाइट अगर आधा कर देंगे तो आर डबल हो जाएगा, प्रोडक्ट सेम होना है। तो इसका रेडियस ऑफ मेनिस्कस जितना था उसका डबल ये हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये ही रिलेशन है इसमें। अच्छा इसमें नहीं है होगा ना h1 इंटू स्मॉल आर इजिकल टू h2 इंटू स्मॉल आर, क्योंकि इससे तो h1 h2 बराबर आ जाएगा ना, तो वो रिलेशन नहीं है यहाँ पर, बस ये वाला है। तो दोनों में डिफरेंस भी ध्यान रखना है। पिछले वाला जो था उसमें ये भी था और h1 स्मॉल r1 इजिकल टू h2 स्मॉल r2 भी था ना, लेकिन इसमें ऐसा नहीं है। चलो अच्छा, ये रिलेशन हो गया, आगे बोलते हैं। देखिए एक और चीज होता है कि कैपिलरी के अंदर हमने अभी बात की कि लिक्विड में जब कैपिलरी को डिप करते हैं तो कितना हाइट लिक्विड राइज होता है। एक और चीज ये होता है कि कोई कैपिलरी है और उसके अंदर एक लिक्विड कॉलम हम रखते हैं, अगर इसको लिक्विड में डिप करें और कितना राइज करें वो अलग चीज है। इसके अंदर हम कुछ लिक्विड यहां पर रखना चाहते हैं तो कितना लेंथ ऑफ लिक्विड कॉलम यहां पे रख सकते हैं, तो उसके बारे में बात करने जा रहे हैं। और स्पेशली किसके लिए, वाटर और ग्लास के लिए। वाटर और ग्लास के लिए एक बड़ी अच्छी बात होती है कि उनका इसका जो कॉन्टैक्ट एंगल होता है, वाटर और ग्लास जो पेयर है इसका कॉन्टैक्ट एंगल बहुत छोटा होता है, टेंडिंग टू जीरो। तो हम लोग जीरो ले लेते हैं क्वेश्चंस में। हाँ अगर मेंशन ना हो तो, अगर क्वेश्चन में दे दिया कि कॉन्टैक्ट एंगल इतना लीजिए तो उतना लेना पड़ेगा, नहीं दिया तो हम लोग जीरो ले लेते हैं क्योंकि बहुत छोटा होता है, टेंडिंग टू जीरो होता है। तो यहाँ पे हम लोग अभी डिस्कस करने जा रहे हैं कि मैक्सिमम लेंथ ऑफ वाटर कॉलम इन अ ग्लास कैपिलरी कितना हो सकता है। लिखा जाए मैक्सिमम पॉसिबल लेंथ ऑफ वाटर कॉलम इन ए ग्लास कैपिलरी। डिप करने वाला चक्कर नहीं कर रहे हैं ना, वो अलग चीज था। अब देखो क्या कर रहे हैं, इसके अंदर वाटर रख रहे हैं तो देखो क्या होगा, इलास्टिक जो है ये तो ऐसे खींच ही रहा होगा ऊपर वाला, और नीचे भी तो एक फ्री सरफेस होगा, बीच में वाटर है, ये है ना, इधर एयर बीच में वाटर। अब ये जो इलास्टिक है यहाँ, ये वेट ऑफ लिक्विड के कारण ये ऐसे दब जाता है, तो ये भी तो इलास्टिक मेम्ब्रेन है, तो ये भी तो निकलने से रोक रहा होगा। पिछले क्लास में नहीं एक क्वेश्चन किए थे कि ऐसा था, इसमें लिक्विड भर रहे थे, यहाँ जो मेम्ब्रेन था इलास्टिक वो निकलने से, वेट के कारण ही तो दब रहा था। तो ये वेट ऑफ कॉलम के कारण ये दब के ऐसा हो जाएगा और वो खींचेगा ऊपर की तरफ। तो कितना लेंथ ऑफ लिक्विड कॉलम यहाँ पे हम लोग मैक्सिमम रख सकते हैं, एल कितना, आर रेडियस का कैपिलरी। तो होता यह है कि अभी तक हम लोग क्या सॉल्व कर रहे थे इसके पहले, कि अगर एक ही मेम्ब्रेन, इलास्टिक मेम्ब्रेन ऐसा होता तो कितना ऊपर खींचता, कितना वेट को बैलेंस कर पाता, तो आता था ना 2s अपॉन रो जी आर। अब यहाँ पे दो मेम्ब्रेन्स ऐसे खींच रहे हैं, लिमिटिंग केस में ये भी पूरा ऐसा कॉन्वेक्स हो चुका होगा, मतलब हेमिस्फेरिकल बन चुका होगा यहाँ से यहाँ तक, और ये तो 0 डिग्री कॉन्टैक्ट एंगल हेमिस्फेयर है ही है, तो दोनों मिलके संभालेंगे तो कितना, तो उसी का डबल, जो हाइट पहले लाते थे हम लोग अभी तक, जो फॉर्मूला लाते थे उसका डबल। दो मेम्ब्रेन है, दोनों संभाल रहे, तो इसमें एल का मैक्सिमम वैल्यू होता है 2 डबल ऑफ 2s अपॉन रो जी आर लिखने जा रहे हैं, 2 टाइम्स 2s अपॉन रो जी आर ऐसा। अच्छा cos थीटा 1 हो गया ना, वाटर और ग्लास है तो cos थीटा 1 हो गया, थीटा इज टेंडिंग टू 0, तो ये चीज आंसर आ जाएगा, मैक्सिमम पॉसिबल लेंथ, है ना। अब जैसे इसमें क्वेश्चन देखो, एक ऐसा होता है कि एक ट्यूब है, उसको डिप किए वाटर में, है ना, ग्लास का ट्यूब है, वाटर में डिप किए, इसका लिक्विड इसमें यहां तक राइज कर गया, मान लो ये है H, नीचे ट्यूब L लेंथ तक ले गए या L ही ले गए, चलो L वहां यूज कर रहे थे ना, इसको D ले लेते हैं, चलो D डेप्थ तक ले गए, इसको ऊपर से थंब से क्लोज कर लिए ट्यूब को और फिर बाहर निकाले। क्लोज करने का सेंस ये होता है कि क्लोज कर लेंगे तो अंदर से लिक्विड गिरेगा नहीं ना, यहां से अगर इसको थंब से क्लोज कर लेंगे तो निकाल ले आएंगे बाहर लिक्विड से, तो ये गिरेगा नहीं सॉरी गिरेगा नहीं। क्यों नहीं गिरेगा, क्योंकि ये वही है कि अगर ये गिर गया तो इसका मतलब ये एयर जो थी वो क्या होगा, उसका एक्सपैंड कर जाएगा क्या,
तो फ्लूइड तो इनएक्सपेंसिबल है ना, फ्लूइड ही ट्रीट कर रहे होते हैं ना इसको भी, तो ये एक्सपैंड नहीं करना है, तो ऐसे क्लोज करने से गिरता नहीं है लिक्विड। अब इसको लिक्विड से बाहर ले आए, तो लिक्विड हटा ही देते हैं यहाँ से, ऐसा था, इतना भर लिए थे लिक्विड, यहीं तक है कैपिलरी, और बाहर ले आए लिक्विड से, एयर में ले आए। अब इसको छोड़े, छोड़ने पर लिक्विड गिरेगा कि नहीं, निकलेगा कि नहीं, ये बात करनी होती है। तो देखो अगर H प्लस डी टोटल ये लेंथ ऑफ कॉलम इससे ज्यादा था तब तो निकलेगा लिक्विड, क्योंकि मैक्सिमम इतना हो सकता है, इतना लेंथ तक एक ट्यूब संभाल के रख सकता है। लेकिन अगर H प्लस डी इस वैल्यू से कम था और हम इसको छोड़ें तो लिक्विड नहीं निकलेगा, क्योंकि ये मैक्सिमम इतना लेंथ तक ये ट्यूब रोक के संभाल के रख सकता है अपने अंदर। अगर ये जो टोटल लेंथ है यहां से यहां तक, ये जो यहां से ये पूरा H प्लस डी अगर इससे कम है तो लिक्विड बाहर नहीं निकलेगा, थंब हटाने पर भी नहीं निकलेगा, है ना। तो नीचे यहां ऐसा डायग्राम बना के लिख दीजिए, इफ द थंब इज रिमूव्ड देन, इसमें 2 पॉइंट्स, पहला इफ H प्लस डी, इफ H प्लस डी इज लेस देन और इक्वल टू, ये चीज 2H लिखा हुआ है ना, ये तो H था ना, जितना हाइट लिक्विड राइज करता है वही तो ये चीज था ना, तो 2H। अगर ये इससे छोटा है, मतलब D लेस देन इक्वल टू H है, तब उस केस में क्या होगा, लिक्विड विल नॉट कम आउट ऑफ द ट्यूब, थंब हटाने के बाद ना। और दूसरा लिख दीजिए, इफ H प्लस डी इज ग्रेटर देन 2H देन लिक्विड विल कम आउट ऑफ द ट्यूब। कितना लिक्विड बाहर आएगा फिर, जितना एक्सेस होगा, एक्सेस लिक्विड बाहर आके इतना रह जाएगा लास्ट में। तो कितना लिक्विड बाहर आएगा बता दे, H प्लस डी बड़ा था किसने से, 2H से, तो H प्लस डी माइनस 2H, इतना लिक्विड बाहर आ जाएगा, मतलब D माइनस H लेंथ ऑफ लिक्विड बाहर आ जाएगा, और बाकी 2H लेंथ इसी में रह जाएगा, है ना। चलिए हम लोग बात किए कैपिलरीज के बारे में, और अब थोड़ा सा एक और बात करने जा रहे हैं। देखो थोड़ा अब एक अलग बात करते हैं। देखो मान लीजिए 2 ग्लास प्लेट्स हैं, है ना, 2 ग्लास प्लेट्स हैं ऐसे, उनको एकदम पास पास रखा जाए, बीच का सेपरेशन बहुत कम कर दें, और उसको एक लिक्विड के अंदर, वाटर के अंदर जैसे डिप कर दिए, डुबा दिए, तो उसमें भी ये होता है कि उनके बीच में जो वाटर है, वाटर में डुबा दिए ना, तो दोनों प्लेट्स के बीच का जो वाटर है वो इधर वाले ग्लास से भी स्टिक कर जाएगा और इधर वाले ग्लास से भी स्टिक कर जाएगा, तो पूरा ऐसा कर्वेचर बन जाएगा, एक नाली जैसा स्ट्रक्चर दिख रहा होगा ऐसा, है ना। तो इसको बोलते हैं ये सिलेंड्रिकल मेनिस्कस है ना। अभी तक जो हम लोग पढ़े थे वो स्फेरिकल मेनिस्कस था, एक ट्यूब था, ट्यूब के अंदर लिक्विड ऐसे सब तरफ से चढ़ जाए तो स्फेरिकल बनता था शेप। अभी 2 प्लेट्स हैं ऐसे, उनके बीच में लिक्विड इधर भी ऐसे राइज किया और इधर भी ऐसे, तो ये जो बनता है ये सिलेंड्रिकल मेनिस्कस होता है ना। तो हेडिंग डाल दीजिए, सिलेंड्रिकल मेनिस्कस। इसमें भी बात किया जाएगा रेडियस ऑफ मेनिस्कस और डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट्स में रिलेशन क्या होगा और कितना हाइट लिक्विड राइज करेगा, ये सब बात किया जाएगा। चलिए देखते हैं कैसा दिख रहा होगा, एक बार हम डायग्राम बनाने की कोशिश करते हैं। मान लीजिए कि ये है दोनों ग्लास प्लेट्स, पैरेलल ग्लास प्लेट्स, तो ये कुछ पैरेलल ग्लास प्लेट्स हो गए ऐसे, है ना। 2 ग्लास प्लेट्स हो गए, इनको लिक्विड में डिप कर दिए, तो ये मान लो, रुक जाओ, वाटर का सरफेस है, ये वाटर का सरफेस है ना, ये चीज, ये सरफेस ऑफ वाटर है, इसमें डुबा दिए, तो अंदर जो लिक्विड होगा ऐसे राइज, वाटर दोनों सब तरफ से स्टिक करेगा और राइज कर जाएगा, वो भी तो इलास्टिक है, ऐसे खींचेगा, तो अंदर का वाटर मान लो इतना हाइट राइज कर गया, यहां से ऊपर आ गया इतना, तो ये इसका भी ऐसे कुछ बाउंड्री बना दे,
ये इतने पूरे लेंथ पे लग रहा होगा ना ये, और ये भी पूरा यहां तक आएगा ऐसा, और ये ऐसा एक नाली जैसा स्ट्रक्चर बनेगा ना। इसको और पीछे तक ले जाते हैं, रुक जाओ थोड़ा ठीक करते हैं इसको डायग्राम को। ये चीज और ये ऐसा, ये चीज ऐसा नाली जैसा बना, ये सिलेंड्रिकल मेनिस्कस होता है। ये इसके इन दोनों के बीच में जो है ये चीज, तो इसके अंदर कितना लिक्विड राइज किया ये सब पता किया जाएगा। रेडियस ऑफ इस सिलेंडर, ये जो सिलेंडर बना है ना इसका रेडियस क्या होगा, ये प्लेट के बीच का सेपरेशन डी है। जैसे नहीं कैपिलरी का रेडियस आर दिया होता था, वैसे दोनों प्लेट्स के गैप के बीच का गैप डी है। चलिए अच्छा देखते हैं। तो ये हो गया इसका डायग्राम। अब देखो क्या कर रहे हैं। सबसे पहले एक हेडिंग डाली है इसके अंदर डायग्राम बनाने के बाद, रिलेशन बिटवीन रेडियस ऑफ मेनिस्कस एंड डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट्स। रेडियस ऑफ मेनिस्कस एंड डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट्स, इनके बीच का रिलेशन लिखने जा रहे हैं। सामने से अगर देखेंगे तो दोनों प्लेट्स का बस क्रॉस सेक्शन ऐसा दिखाई देगा, सामने से ये एज दिखाई देगा बस सामने से देखने पर, लेंथ तो पीछे चला गया, और ये रेडियस ऑफ मेनिस्कस ऐसा कुछ होगा। तो अगेन वही चीज, इसको सर्कल कंप्लीट कर लेंगे। इसका रेडियस है आर, यही आर पता करना है। दोनों प्लेट्स के बीच का जो गैप है दैट इज डी, तो ये चीज पूरा डी है। तो यहाँ टेंजेंट बनाए, कॉन्टैक्ट एंगल, ये कॉन्टैक्ट एंगल हो गया थीटा, ये राइट एंगल ट्रायंगल हो गया। एग्जैक्टली वही चीज हो रहा है ना, राइट एंगल ट्रायंगल हो गया। ये क्रॉस सेक्शन जो है सर्कुलर क्रॉस सेक्शन, वो सिलेंडर का क्रॉस सेक्शन है, ये जो सिलेंडर है। तो ये एंगल थीटा, तो ये एंगल थीटा, कॉस थीटा विल बी इक्वल टू, अब देखो क्या लिखेंगे, बेस हो गया d/2 अपॉन r, d/2 अपॉन ये r। ये रिलेशन हो गया, लिख दीजिए। एक बात हो गई। अब बात करने जा रहे हैं कितना हाइट राइज करेगा लिक्विड। तो लिखा जाए, हेडिंग डालिए, राइज ऑफ लिक्विड इन दिस केस, ऐसा लिख दीजिए, राइज ऑफ लिक्विड इन दिस केस। तो मान लेते हैं ये h हाइट तक राइज किया, यहां से यहां तक ये जो राइज है ना ये h हाइट है, इधर बना दे रहे हैं यहां से, है ना। ये भी तो उतना ही होगा ना, ये पूरा h, ये पूरा h है, ये चीज h हाइट तक राइज किया। तो देखो क्या होगा, सरफेस टेंशन का फोर्स ऊपर खींच रहा है, देखो कहां पे, तो यहां पे जैसे कि यहां पे ऐसे लग रहा होगा, फिर इस पॉइंट पर, इस पॉइंट पे, सारे जो पॉइंट्स है ना यहां से यहां तक, ये सारे, इन सारे पॉइंट्स पे ऐसे लग रहा होगा। कितना लेंथ हो गया, मान लो ये जो ग्लासेस हैं ये L लेंथ के हैं, ये लेंथ L है, पूरे L लेंथ पे लग रहा होगा ना। तो S इंटू L फोर्स हुआ, और फिर ऊपर कंपोनेंट भी तो ये कॉस थीटा भी तो लिखना होगा। तो SL कॉस थीटा उस साइड पर हो गया, इस लाइन पर, फिर इस लाइन पर भी इसी तरह S पूरा L SL, और फिर ऊपर की तरफ SL कॉस थीटा। तो टोटल अपवर्ड फोर्स हो गया 2 टाइम्स SL कॉस थीटा इज इक्वल टू डाउनवर्ड डायरेक्शन में ये पूरा लिक्विड जो राइज किया है उसका वेट, वॉल्यूम इंटू डेंसिटी इंटू जी लिखना चाहते हैं। तो वॉल्यूम कैसे लिख रहे हैं, देखो ये D है, हमको एक तरह से ये क्रॉस सेक्शन का एरिया इंटू लेंथ कर दें तो वॉल्यूम आ जाएगा। फिर D इंटू H क्रॉस सेक्शन का एरिया इंटू लेंथ, D इंटू H इंटू लेंथ, ये वॉल्यूम इंटू रो इंटू जी, mg हो गया। ठीक है, तो यहां से H आ जाएगा 2s अपॉन रो जी डी, ये फॉर्मूला हो गया हाइट कितना राइज किया उसके लिए। अच्छा, और एक चीज देखो, प्रेशर डिफरेंस अक्रॉस स्फेरिकल मेनिस्कस या स्फेरिकल एक्सपोज्ड सरफेस ऑफ लिक्विड 2s/r होता था, लेकिन ये स्फेरिकल सरफेस नहीं है, स्फेरिकल मेनिस्कस नहीं है, सिलिंड्रिकल है। इसके अक्रॉस प्रेशर डिफरेंस कितना होगा, थोड़ा वो भी पता करते हैं, उसका भी फॉर्मूला होता है, एक फॉर्मूला डिराइव करने जा रहे हैं। लिखिए, एक और हेडिंग डालिए, प्रेशर डिफरेंस अक्रॉस ए सिलिंड्रिकल एक्सपोज सरफेस ऑफ लिक्विड। सिलिंड्रिकल एक्सपोज्ड सरफेस ऑफ लिक्विड के अक्रॉस प्रेशर डिफरेंस, देखो कैसे कर रहे हैं।
यही वाला डायग्राम को सामने से देख रहे हैं, 2D बनाने की कोशिश कर रहे हैं। ये ऐसा हो गया, लिक्विड यहाँ से ऐसे था, H हाइट तक राइज किया था, ये H इतना है और ये D है इतना, ठीक है। यहां पर प्रेशर P0 है, यहां पर प्रेशर P0 है, तो यहां भी P0 होगा। तो P0 और यहां से यहां में प्रेशर में जो चेंज है वो कुछ डेल्टा P मान ले, वही तो पता करने जा रहे हैं, वो थोड़ी पता है पहले से। तो P0 माइनस डेल्टा P प्लस रो जी एच इज इक्वल टू P0। इक्वेशन हो गया, डेल्टा P आ जाएगा, P0 माइनस डेल्टा P प्लस रो जी एच इज इक्वल टू P0। P0 कैंसिल, डेल्टा P आ गया, रो जी एच, रो जी एच। अब H का वैल्यू पुट कर देते हैं, तो डेल्टा P इज इक्वल टू रो इंटू जी इंटू एच, एच मतलब 2s अपॉन रो जी डी, डी है ना। अच्छा डी कितना, तो हम लोग रिलेशन लिखे थे cos थीटा इज डी बाई 2 अपॉन आर, तो d इज इक्वल टू 2r cos थीटा, यहां पुट कर दें, तो दिस इज इक्वल टू रो जी तो कैंसिल हो गया, 2s अपॉन 2r cos थीटा। सॉरी, अच्छा cos थीटा भी तो होगा ना इसमें, सॉरी यहां पर इसको सही कर लीजिएगा, 2s cos थीटा है, इसको सही कर लीजिएगा, यहां पर भी cos थीटा होगा, तो d को लिखे 2r cos थीटा, यहां पर भी ऊपर भी cos थीटा था ना ये वाला। अब ठीक है, तो ये 2 कैंसिल, cos थीटा कैंसिल, तो डेल्टा P प्रेशर डिफरेंस अक्रॉस ए सिलिंड्रिकल मेनिस्कस S बाई आर आया। ये डिफरेंस याद रखना है, जो स्फेरिकल मेनिस्कस होता था उसके अक्रॉस प्रेशर डिफरेंस होता था 2s बाई आर, और सिलिंड्रिकल मेनिस्कस के अक्रॉस प्रेशर डिफरेंस होता है s बाई आर। ये r है, कैपिटल R, रेडियस ऑफ मेनिस्कस, है ना। ये चीज याद रखना है। चलिए अच्छा, तो ये हो गया प्रेशर डिफरेंस अक्रॉस ए सिलिंड्रिकल मेनिस्कस। अब इसमें देखो एक क्वेश्चन कैसा बनता है, कहा जाता है कि अच्छा आपने भी ऑब्जर्व शायद किया होगा कि कोई ग्लास का टेबल है ना, उसके ऊपर एक ड्रॉप ऑफ वाटर अगर है और उसके ऊपर एक ग्लास का स्लाइड रख दे वाटर ड्रॉप के ऊपर, तो वो स्लाइड नीचे भी ग्लास, ऊपर भी ग्लास, बीच में वाटर है, वो रख दिया आप स्लाइड, वो स्टिक कर जाता है उसके साथ। फिर आप उसको स्लाइड को ऊपर उठाने की कोशिश करेंगे ना, तो वो चिपका हुआ महसूस होगा कि चिपक गया है, जबकि उन दोनों के बीच में गोंद नहीं है, कोई वाटर है, फिर भी चिपक गया, स्टिक कर जाता है। तो क्यों होता है ऐसा, थोड़ा सा इसको समझते हैं। देखिए मान लीजिए कि ये ऊपर वाला जो ग्लास स्लाइड है वो ऐसा है, और नीचे वाला ग्लास टेबल ऐसा है ना, उसके ऊपर ग्लास स्लाइड है, बीच में इनके वाटर है। तो इनके बीच में जो वाटर होगा वो कैसा होगा, थोड़ा इसका इमेजिन करते हैं, फिर ड्रॉ करेंगे। ये टेबल है, वाटर था, ऊपर से ग्लास प्लेट रखा हुआ है, तो ये जो वाटर है वो नीचे से भी टेबल के साथ कांटेक्ट में है, ग्लास के साथ, वाटर और ग्लास, ऊपर भी ग्लास है उसके। तो ये जो वाटर होगा ना, इसका जो ये जो किनारे होंगे, ये जैसे ये वाटर है, तो यहां से जो किनारा, ये ऊपर भी ग्लास के साथ स्टिक कर गया, नीचे भी ग्लास के साथ स्टिक कर गया, ऐसा, फिर यहां से भी इधर ऐसा और इधर ऐसा, है ना, इधर भी, सब तरफ से इधर भी ऐसा, तो एक ऐसा नाली जैसा बन गया नहीं, ऐसा, वो सब तरफ से ऐसे स्टिक किया, ऊपर भी और नीचे भी, है ना। तो एक सिलिंड्रिकल मेनिस्कस जैसा हुआ ना, जैसे किसी स्ट्रेट सिलेंडर को घुमा के ऐसे जोड़ दें। तो देखो कैसा, थोड़ा ड्रॉ करने की कोशिश कर रहे हैं, ऊपर वाले के साथ ये, फिर नीचे वाले ग्लास के साथ, और फिर ये चीज, है ना, ये ऊपर से भी स्टिक किया, नीचे से भी, ऊपर से भी नीचे से भी, दोनों ग्लासेस के साथ स्टिक किया। ये जो ग्लासेस हैं हम थोड़ा और बड़ा बना दे रहे हैं, ऊपर वाली जो ग्लास है वो मान थोड़ा बड़ा बना दे रहे ताकि, चलिए 2 ग्लास हो गया, एक के नीचे एक। ये जो बीच में वाटर है वो इधर से भी स्टिक किया, इधर से भी स्टिक किया है। तो अब इससे होगा क्या कि अब ये जो यहाँ बीच में, जैसे इनके बीच के तो गैप है ना कुछ, तो यहाँ पर तो एयर है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर है वहां पे, यहाँ पर एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, लेकिन यहाँ पर जैसे आप अंदर गए तो कर्वेचर का
इनसाइड वाला ये आउटसाइड हो गया ना, ये तो वाटर के अंदर जैसे घुसे, तो इसके अंदर प्रेशर कम हो जाएगा, कितने से, इतने से, S/R। तो यहाँ जो जैसे अंदर आएंगे यहाँ का प्रेशर P0 माइनस S/R होगा। यहाँ पूरा ये सारे पॉइंट्स पर, अंदर के सारे पॉइंट्स पर प्रेशर कम हो गया बाहर से, बाहर तो P0 है, अंदर कम है P0 से। अब होगा क्या, लेकिन ऊपर तो एटमॉस्फेयर है, तो ऊपर से तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर ऐसे दबा ही रहा है, अंदर से जो प्रेशर है नीचे से, यहाँ वाटर का जो प्रेशर है जो इसके सरफेस के अंदर से लग रहा है वो कम है, तो नेट फोर्स आ गया ना ऊपर से, प्रेशर इनटू एरिया वाला, अंदर कम प्रेशर है, बाहर ज्यादा प्रेशर है। तो फिर अब इस प्लेट को जब हम उठाने की कोशिश करेंगे, ऊपर वाले प्लेट को नीचे से अलग करने की कोशिश करेंगे, तो ये ज्यादा फोर्स से चिपके हुए थे दोनों, तो उठाने के लिए फोर्स लगाना पड़ेगा, एक महसूस होगा कि चिपके हुए हैं। इसमें यह भी पूछा जाता है कि कितने फोर्स से दोनों चिपके हुए हैं, या ये बताइए कि आपको इनको अलग करना है तो कितना फोर्स लगाना होगा, या इसी को कभी कभी ये भी लगता है कि कितने फोर्स से दोनों प्लेट्स अट्रैक्टेड हैं। वही चीज, एक ही बात को कहने का अलग अलग तरीका है, नहीं, दोनों प्लेट्स के बीच का अट्रैक्शन कह लो, या दोनों प्लेट्स कितने फोर्स से चिपके हैं, या कितना फोर्स लगा के उनको अलग किया जा सकता है, एक ही बात हुई। वही फोर्स पता करने जा रहे हैं। तो कैसे पता करते हैं, क्या क्या दिया रहेगा, दिया रहेगा दोनों प्लेट्स के बीच का डिस्टेंस, ये चीज, तो ये चीज पता चल गया, D है ना, ये दिया है। और ये वाटर और ग्लास है, तो ये पूरा कॉन्टैक्ट एंगल 0, मतलब क्या, हेमिस्फेयर, ऐसा ना, तो रेडियस के लिए हम इसका बोल रहे हैं, कितना हो जाएगा इसका रेडियस, D/2। हेमिस्फेयर नहीं कहना चाहिए ना, क्रॉस सेक्शन देख रहे हैं अगर, तो ये क्या है, सेमी सर्कल, नहीं आधा सर्कल। चलो, तो ये क्या हो गया, ये D/2 हो गया इसका रेडियस। तो रेडियस ऑफ मेनिस्कस, सिलेंड्रिकल मेनिस्कस का रेडियस पता चल गया, तो प्रेशर डिफरेंस पता चल जाएगा, प्रेशर डिफरेंस। और ये एरिया भी दिया रहता है, ये एरिया, ये वाला, ये एरिया जितने पे फोर्स अंदर और बाहर लिखना है, बस ये दो चीज दिया रहेगा, डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट्स और ये एरिया। तो हम बता सकते हैं कि कितने फोर्स से चिपके हैं या कितना फोर्स लगा के अलग करना पड़ेगा। तो फोर्स होगा कितना, डेल्टा P प्रेशर डिफरेंस इनटू एरिया, नहीं, तो प्रेशर डिफरेंस कितना है बाहर और अंदर में, इतना, S/R। तो S बाई रेडियस ऑफ मेनिस्कस D/2 इनटू एरिया, ये आंसर हो जाएगा, है ना। ऐसा डायग्राम बना के या तो क्वेश्चन लिख सकते हैं कि फाइंड फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द प्लेट्स, तो इतना आता है। चलिए अच्छा, और एक करते हैं। सिमिलरली ये क्वेश्चन जो है, देखिए, दो पैरेलल प्लेट्स हैं, लिक्विड में डिप किए गए, है ना, लिक्विड का सरफेस यहां तक है, बाहर अंदर का सरफेस यहां तक है। ये प्लेट्स जो दोनों हैं, ये भी आपस में स्टिक कर गए होते हैं, और सेम रीजन, यहां बाहर से तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है दोनों तरफ से बाहर से, लेकिन यहां जो लिक्विड है इसका प्रेशर P0 माइनस S/R है, तो अंदर का प्रेशर कम है, बाहर का प्रेशर ज्यादा है, तो दोनों स्टिक कर जाते हैं। तो इसमें भी वही फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द प्लेट्स पता करना होता है। तो कैसे करें, देखो, अब इसके जैसा आसान नहीं है ये, क्योंकि इसमें यहां से यहां तक प्रेशर वैरी भी कर रहा है, लिक्विड का अंदर जो प्रेशर है हाइट के साथ वैरी भी कर रहा है। तो ये टोटल हाइट जो है ये h है, और यहां से यहां तक प्रेशर वैरी कर रहा है। तो हम लोग शुरू में बात किए थे, लीनियरली अगर प्रेशर वैरी कर रहा हो तो फोर्स बताने के लिए एवरेज प्रेशर इनटू एरिया कर देते हैं। तो यहां का जस्ट यहां का प्रेशर है P0 माइनस S/R, और यहां का प्रेशर तो P0 के बराबर। तो एवरेज कितना हुआ प्रेशर, P का एवरेज वैल्यू हो गया अंदर P0 माइनस S/R, इनिशियल है प्लस फाइनल बाई 2, मतलब कितना, P0 माइनस S/2R। P का एवरेज इतना है ना, तो अंदर से फोर्स कितना हुआ, एवरेज प्रेशर इनटू ये पूरा एरिया, ये वाला एक ग्लास प्लेट पे देखें तो, और बाहर से कितना, P0 इनटू ये एरिया, डिफरेंस दोनों में निकाल देते हैं तो नेट फोर्स पता चल जाएगा। नेट फोर्स कितना होगा,
बाहर से है पी नॉट इंटू ये एरिया, मतलब एल इंटू एच, माइनस अंदर से कितना, ये चीज पी एवरेज जो लाए थे ये चीज, इंटू एल इंटू एच, ये आंसर होने वाला है। तो जाएगा पी नॉट माइनस पी एवरेज इंटू एल एच। पी एवरेज इतना लिख दें, पी नॉट माइनस एस बाई टू आर इंटू एल इंटू एच। तो पी नॉट कैंसिल, एस बाई टू आर इंटू एल इंटू एच आंसर आ जाएगा, और इन सब का वैल्यू पुट कर देंगे। अब जैसे कि ये होगा एस इंटू एल अपॉन टू इंटू एच बाई आर। एच कितना लाए थे हम लोग, 2s अपॉन रो जी डी, 2s कॉस थीटा अपॉन रो जी डी। तो यहाँ पे h की जगह पुट कर देंगे इतना, 2s कॉस थीटा अपॉन रो जी डी। अब और क्या है, r भी है नीचे, r कितना था, d अपॉन 2 कॉस थीटा ना, कॉस थीटा इज d बाई 2 बाई आर। तो नीचे जो r है उसको लिख दिए d अपॉन 2 कॉस थीटा। तो ये आंसर आ जाएगा जो भी है। कितना आएगा ये, एक 2 कैंसिल, 2 टाइम्स एस स्क्वायर एल कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन रो जी डी स्क्वायर, ऐसा कुछ ना। देखो चलिए, तो ये बात हुई सिलिंड्रिकल मेनिस्कस के बारे में। आज का लेक्चर हम लोग यहाँ पे फिनिश कर रहे हैं, आगे पढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर में।